हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की नई क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो बेसिकली आपकी रिवीजन क्लास है ना। हम लोगों ने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि हम पढ़ाए तो जा रहे हैं, स्पेशली मैप वाला जो पार्ट है, तो ये सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, इसका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली हमारी जो 4 क्लासेस हो गई हैं, साउथ अमेरिका सबसे पहले हुआ मैप में, फिर नॉर्थ अमेरिका हुआ, फिर अफ्रीका हुआ, फिर यूरोप हुआ। तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उसी को हम आज दोबारा रिवाइज करेंगे। ठीक है, एशिया का क्लास आपका ऑलरेडी तैयार है, हम आज लाने वाले थे, लेकिन हमें लगा कि एक बार में अगर 5 मैप हो जाता है, बच्चे अगर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो उनका गड़बड़ हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो इसलिए एक रिवीजन क्लास डाला जाए जो कि उनको एक ब्रीदर के रूप में मिलेगा, उनको एक थोड़ा टाइम मिलेगा चीज़ों को एडजस्ट करने का, याद करने का, और फिर वो आगे जब एशिया के मैप पे आएंगे और आगे के पार्ट्स पे जाएंगे तो उनके लिए आसान हो जाएगा। ऐसे भी कल आपका टेस्ट है, टेस्ट सीरीज का, तो आपको उसमें भी थोड़ी हेल्प मिल सकती है। नहीं, कल तो आपका पॉलिटी का टेस्ट है और करंट अफेयर का है, तो आपके लिए एक रिलैक्स वाला पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपने देखा है पॉलिटी की आपकी पूरी क्लासेस करवाई जा चुकी हैं, प्रियांशु सर ने आपकी पूरी क्लास करवा दी है। आप उसको देखिए, आप उससे अपना कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए, आप उससे उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे जो गलतियां करके आते हैं वो गलतियां करने से बचें। और आपको कल टेस्ट में एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा कि आप अपने उन गलतियों को दोहराने से बचें। ठीक है, जो गलतियां आप एग्जाम में करेंगे वो गलतियां कल आप टेस्ट में करें, ताकि आपको दोबारा इस तरह की चीज़ें एग्जाम में फेस करने की ज़रूरत ना पड़े, आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं हो जाए कि एग्जाम में आप वही गलतियां कर रहे हैं जो आपको पहले करके रखना चाहिए था। चलिए ठीक है, उसके अलावा मॉक टेस्ट है हमारा, जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो ज़रूर दें। उसके अलावा हर बार की बात ही इस बार भी मैं बोलूँगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर करें, मैं हर बार बोलता हूँ क्योंकि आपके सारे कमेंट मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, उसके रिप्लाई देता हूँ। आपके कुछ आइडियाज़ होते हैं, उससे हमें भी पता चलता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से उसमें चीज़ों को चेंज करने की और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल बनाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ सुझाव आपके ऐसे होते हैं जिनको इनकलकेट किया जा सकता है। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये यूट्यूब पे वालों की मूल भाषा है। ठीक है, तो बेसिकली जहाँ की आज तक मैंने जब भी मैप क्लास ली है, आपको पता है कि मैं अपनी शुरुआत किस चीज़ से करता हूँ, वर्ल्ड मैप से। एक पहले आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ मैं, उसमें एक इक्वेटर दिखाता हूँ और उसमें मैं प्राइम मेरिडियन दिखाता हूँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा और विषुवत रेखा, ये दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि कौन सा चीज़ कहाँ पे अवस्थित है। आज की क्लास सुपर फास्ट चलेगी, आज कोई लैप्सेज नहीं है, फटाफट चलता रहेगा, नॉन स्टॉप टाइप का। ठीक है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं पीछे। जो आज पहली बार इस क्लास में आए हैं वो पीछे जाके चारों मैप्स देख लें, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने बेसिकली अभी तक साउथ अमेरिका पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, अफ्रीका पढ़ लिया और यूरोप पढ़ लिया। ठीक है, ये यूरोप हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। हम सबकी एक बार लोकेशन फटाफट जल्दी जल्दी देख लेंगे। ठीक है, ये इक्वेटर, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो साउथ अमेरिका ऑलमोस्ट साउथ में है, लेकिन पूरा साउथ में नहीं है, थोड़ा सा उत्तर भी है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, लगभग 15 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा पश्चिम में है। ठीक है, तो ये हमेशा क्वेश्चन अगर आता है साउथ अमेरिका की अवस्थिति के बारे में, तो साउथ अमेरिका साउथ में पूरा का पूरा नहीं है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में गलती करवा देगा। ठीक है, कि दक्षिणी गोलार्ध में है, पूरा का पूरा नहीं है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका जो है ये पूरा का पूरा उत्तर में है ना। आप देख रहे हैं ये 7 डिग्री के आसपास से शुरू हो जा रहा है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, जिसमें सेंट्रल अमेरिका और कैरिबियन कंट्रीज आते हैं। लेकिन लैटिन अमेरिका के लिए ये मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कैरिबियन कंट्रीज और सारा मिला के इसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया आपका। उसके बाद में अफ्रीका, अफ्रीका वो है जिससे सारी लाइनें पास करती हैं, इक्वेटर भी, उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी, सारी की सारी रेखाएं इससे पास करती हैं। किस किस कंट्री से करती हैं ये सारा आपको बताया हुआ है मैप की क्लास में। ठीक है, उसके बाद में यूरोप, यूरोप पूरा का पूरा उत्तर में है। ठीक है, लेकिन
थोड़ा सा हिस्सा इसका पश्चिम में भी है, ज़्यादा हिस्सा इसका पूर्व में है। ठीक है, एक चीज़ और जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, आप देखिए ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, ये आप देख रहे हैं यहाँ से जो जा रहा है इधर, उसी का हिस्सा है। ठीक है, तो एशिया का पार्ट है ये वाला जो हिस्सा है, ये इतना, ये एशिया का पार्ट है। ठीक है, और ये अमेरिका का पार्ट है, स्पेशली ये अलास्का वाला हिस्सा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि से अलग होते हैं। ठीक है, ये जो पतली पतली लाइन आपको जाती हुई दिख रही है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, अल्यूशन आइलैंड बोलते हैं इनको, और यहाँ पे ये कामचटका प्लेट्यू है। ठीक है, कामचटका प्रायद्वीप पेनिनसुला भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे, वो यहाँ आके लगभग मिलती नहीं है, थोड़ी दूरी पे समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, और बेरिंग जल संधि जो है बहुत पतली जल संधि है, मुश्किल से 50 माइल की उसकी मैक्सिमम दूरी है। ठीक है, नहीं सॉरी, मिनिमम दूरी है जहाँ पे। तो इसलिए यहाँ से यूरोप और एशिया और नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है जो ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। ठीक है, और इसीलिए ये अलास्का जो है वंस अपॉन अ टाइम यूएसएसआर का हिस्सा था 1862 में, जब वो क्या कहते हैं क्रीमियन वार हुआ, जब वो हार गया 1853-56 में, तो फिर इसने फाइनली 1867 में $7.2 मिलियन और $72 लाख में बेच दिया था अमेरिका को। ठीक है, फटाफट अब ये देखिए, अब ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारे करंट चलते हैं। करंट की आपकी क्लास हम ऑर्गेनाइज करवा लेंगे, करंट और विंड की एक सिंगल क्लास में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको ऐसे जो लाइन जाती है, ऐसे जो जाती है, इसको इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। ठीक है, हर तरफ ये चलती रहती है। तो इक्वेटोरियल करंट जो है यहाँ ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, फिर ये यहाँ पे ऐसे मुड़ जाती है, ऐसे मुड़ के ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जो है यहाँ गर्म जलधारा है, यहाँ से देख रहे हैं जो भी इक्वेटर के पास से विषुवत रेखा से आती है वो रेखा गर्म जलधारा होती है, वो गर्म जो है जलधारा यहाँ तक जाती है। इसी वजह से सर्दियों में भी ये वाला जो हिस्सा है इसके बंदरगाह वगैरह ओपन रहते हैं। इतनी ठंडी होने के बाद भी जो पानी है वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, जब गर्म जलधारा से इसको हमेशा गर्मी हल्की हल्की मिलती रहती है, जिसकी वजह से ये गर्म रहती है। ठीक है, जब हम गर्म जलधारा को पढ़ लिया हमने, तो हम सरगासो सी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, सरगासो सी ऐसा समुद्र है, शायद दुनिया का इकलौता ऐसा समुद्र है जो जमीन से टच नहीं करता हो। कोई भी सी उसी को बोला जाता है जो उसके किनारे पे कम से कम जमीन धरती होगी। ठीक है, सरगासो सी चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। ठीक है, नीचे में आप देख रहे हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। ठीक है, इस साइड में आप देख रहे हैं गल्फ स्ट्रीम है, इस साइड में आप देख रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कैनरी करंट है। तो सरगासो सी ऐसा समुद्र है जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा इसके यहाँ घास जो है बड़ी अलग सी होती है, और उसी के नाम पे इसका नाम जो है सरगासो ऐसे करके उसका नाम पड़ा है। ठीक है, जो पहली बार आ रहे थे ये पोर्टुगीज वगैरह, जब इधर से जा रहे थे, वास्को ये वो जो खोजी करता है पार्टी हुआ करते थे वो अपने ज़माने में, तो जब वो पहली बार आ रहे थे तो उनको इतने जगह यहाँ पे घास टाइप के मिले थे कि वो सोचे कि अरे नहीं, यहाँ से नहीं जाना है, यहाँ तो मतलब पता नहीं क्या, ये तो समुद्र के अंदर में घास उगाई, ये कौन सी बात हुई। तो फिर वो मतलब डर गए थे काफ़ी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम यहाँ से जा रही है, यहाँ से लेब्राडोर करंट आ रही है। ठीक है, लेब्राडोर सी है ना, यहाँ पे लेब्राडोर समुद्र सागर है, तो वो यहाँ से आपस में आती है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपस में यहाँ पे जब मिलते हैं तो वो बहुत ही उत्पादक हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे क्या कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की संख्या ज़्यादा बन जाती है, वो जो गर्म और ठंडी जलधारा जब मिलती है तो यहाँ पे इस इलाके में मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जहाँ भी ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है वहाँ पे मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे साउथ अमेरिका का मैप। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका और यूरोप, यही है। तो एक जो आपको साउथ अमेरिका में मैं फटाफट जल्दी जल्दी बताता चलूँ आपको, हाँ, कि इससे सारी क्या कहते हैं यहाँ से ऑलमोस्ट इक्वेटर गुजर रहा है, ये आप देख रहे हैं लाइन। ठीक है, और नीचे से इसका कर्क रेखा गुजर रहा है।
सॉरी मकर रेखा नीचे से गुजरेगा। अरे यार क्या तुम भी, मैं बोल रहा हूँ कर तुम भी मान ले रहे हो, समझा करो बातों को, भावनाओं को समझो, शब्दों में क्या रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो हम इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं वो लेक मराइकाइबो। लेक मराइकाइबो आप यहाँ देख रहे हैं वेनेजुएला में, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा पेट्रोलियम उपजता है और ये कहाँ पे स्थित है, वेनेजुएला में, कोलंबिया के बगल वाले क्षेत्र में। लेकिन इसका जो तेल उत्पादन का क्षेत्र है वो मैक्सिमम वेनेजुएला के अंदर में आता है, ठीक है। लेक मराकाइबो ये यहाँ का अमेरिका का, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक है, ठीक है। लेक टिटिकाका भी है लेकिन वो साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा लेक नहीं है, वो साउथ अमेरिका का बल्कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा नेविगेबल लेक है, ठीक है, जिसपे नावें चलती हों, जिसपे यात्रा करते हों, ठीक है, वो ऐसा लेक है। सबसे ऊंचा लेक कहाँ है, हमारे एशिया में है, तिब्बत में है। अभी नेपाल में कुछ समय पहले खोज हुई है, उस पर दावा चल रहा है, अभी तक 100% प्रूव नहीं हुआ है, नहीं तो फिर वो हो जाएगा, ठीक है। तो मराकाइबो देख लिया आपने। उसके बाद में एंजल वाटरफॉल, ये यहाँ पे है, ओरिनिको रिवर है, आप जानते होंगे ओरिनिको रिवर, ठीक है। ओरिनिको रिवर पे ही एंजल वाटरफॉल, ठीक है। एंजल वाटरफॉल जो है वंस अपॉन अ टाइम दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता था शायद। आजकल ये अभी हो गया कि नहीं भाई तुमसे ऊंचे ऊंचे और आ गए, अब तुम ही नहीं रहे सबसे, ठीक है। तो अभी अफ्रीका में एक है जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल माना जाता है। वाटरफॉल के बारे में बार बार आपको बता चुका हूँ कि वाटरफॉल डाटाबेस, वर्ल्ड वाटरफॉल डाटाबेस है, जिनको ये अधिकार है वो बताएंगे कि कितना ऊंचा कितना नीचा होता है कोई भी, ठीक है। उसके बाद गालापेगोस आइलैंड, ये है आपका गालापेगोस आइलैंड, ये अपनी प्रजातियों के लिए फेमस है। ये दुनिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। जब भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाने का डिसीजन लिया यूनेस्को ने तो सबसे पहला कौन सा बना, गालापेगोस आइलैंड। किस लिए, क्योंकि इनकी जो प्रजातियां हैं बिल्कुल अलग हैं, इनके क्या कहते हैं बकरियां अलग हैं, इनके पक्षी अलग हैं, स्पेशली इनका कछुआ अलग है। कछुआ का नाम है गालापेगोस, जिसके नाम पे इस आइलैंड का नाम पड़ा है। लोग जब यहाँ से यात्रा करते थे, ठीक है, चाइनीज़ तो आप स्पेशली जानते हो, खाने पीने के लिए जो मिल जाए उनको सब खा जाए, वो कुछ ना छोड़ें, है ना। तो वो यहाँ से जब यात्रा करते थे वो चाइना वाले, तो यहाँ पे कई बार रुकते थे, यहाँ रुकते थे तो इनके कछुए खा जाते थे वो। तो कछुए जो है संकट में आ गए, सिर्फ चाइना वाले नहीं बहुत लोग खाते थे। तो कछुए जो इनके संकट में आ गए थे, उसको फिर से दोबारा प्रोग्राम चला के फिर से उनको संख्या बढ़ाई जा रही है, ठीक है। उसके बाद इनके जो ग्रास लैंड है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं पंपास। पंपास किस प्रकार का ग्रास लैंड है, तो प्रेरी टाइप का है, ठीक है। टेम्परेट ग्रास लैंड, शीतोष्ण घास के मैदान है सब ये पंपास, ठीक है। तो ये जो पंपास है ये अपने ये दुनिया के सबसे ज़्यादा उत्पादक वाले क्षेत्र में से गिनती होती है इसकी, ठीक है। यहाँ बारिश भी हल्की होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा बरसात है। तो उसकी वजह से इनको ये बहुत अच्छी तरीके से खेती कर पाते हैं। अल्फाल्फा घास जो है यहाँ पे होता है, और कैटल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, बताओ 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 बताओ। अटाकामा डेजर्ट ये वाला हिस्सा है, यहाँ से पेरू और हम्बोल्ट करंट बहती है जो ठंडी जलधारा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती। और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं कि इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इतनी मोटी लेयर है यहाँ पे, खास करके बोलीविया के पास में, जिसकी वजह से एक तो ये इतना दूर हो गया कॉन्टिनेंट, यहाँ से बारिश आ रही है, यहाँ से बारिश आ रही है, लेकिन यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत दूर हो जा रहा है, ये पानी इनका खत्म हो गया, और जो थोड़ा बहुत पानी बचा उनको इन पहाड़ों ने रोक लिया। तो ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है। इसका एक शहर है अरिका नगर, अनिका सिटी, तो वो दुनिया का सबसे सूखा प्रदेश माना जाता है, ठीक है। अटाकामा डेजर्ट, लेक टिटिकाका ये डेजर्ट है, उसी के थोड़ा सा ऊपर में आप देखेंगे लेक टिटिकाका है। यहाँ पे ये डेजर्ट है और यहाँ पे लेक टिटिकाका है। तो ये क्या कहते हैं काफ़ी ऊंचाई वाला, मैंने अभी इसके बारे में बताया आपको, काफ़ी ऊंचाई पे नेविगेशन इसके थ्रू होती है, ठीक है।
और ये वोल्केनो हुआ करता था। फ्रेंच गायना क्यों फेमस है, क्यों हम पढ़ा रहे हैं स्पेशली आपको, तो ये फ्रेंच गायना, ठीक है। यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं, क्या होते हैं, इसरो के और ये मतलब जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो यहीं से लॉन्च किए जाते हैं, स्पेशली जो ज़्यादा वेट के होते हैं। कम वेट वाले तो बहुत जगह से हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा वेट वाले हैं, जैसे इंडिया में 3200 किलो से ज़्यादा कोई भी होता है तो उसको हम यहीं ला के हम धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। समय के साथ में हम अभी 3200 भी नहीं था हमारा लिमिट, उसको बढ़ा के हमने 3200 किया है, तो उससे ज़्यादा वजन का जो होता है वो यहाँ से किया जाता है, ठीक है। ओके, टेरा डेल फ्यूगो जो ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है टेरा डेल फ्यूगो, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो है स्टेट ऑफ मैगलन वहीं पड़ जाता है उसके पास में। तो ये जो हिस्सा है ये क्या है भैया, ये आपको अलग है इनसे, जो पूरा ये दिख रहा है आपको साउथ अमेरिका, उससे पूरा अलग है, छोटा सा वो आइलैंड टाइप का हो जाता है, और ये बिल्कुल अलग है। एक चीज़ और जो आपको इस इलाके में खास देखने को मिलती है, ये कटे फटे टाइप के आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे शेप, है ना, ये जो शेप है बड़े कटे फटे हैं। यहाँ पे देखिए आप ये, तो ये क्या है एक्चुअली में, ये एक्चुअली वहाँ पे ग्लेशियर जहाँ भी होंगे वहाँ पे फ्योर्ड बनते हैं, फ्योर्ड भी बोलते हैं, फ्योर्ड भी बोलते हैं, FJORD, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो एक्चुअली जहाँ बर्फ की मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्लेशियर, ठीक है। जहाँ ग्लेशियर होता है तो ग्लेशियर जब पिघलता है या उसकी जो भी मूवमेंट होती है, जो भी ग्लेशियर क्या है, बड़ा सा बर्फ का गोला जो लगातार मूव कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी वजह से वो अपरदन करता है, तमाम तरह की जो ज्योग्राफी भौगोलिक क्रियाएं करता है, तो उसकी वजह से अलग अलग शेप डेवलप होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट शेप क्या है, फ्योर्ड। फ्योर्ड में क्या होता है कि वो समुद्र में जाके मिल गया बर्फ, ठीक है, तो वो अपने साथ में वहाँ की जो मिट्टी है उसको काटता रहेगा, तो जो कट गया तो एक गोल शेप में, ऐसे शेप में समुद्र जो है जमीन के अंदर घुस जाएगा। ये पूरी पहाड़ी होगी, ये पूरी पहाड़ी होगी, ये ऊंची पहाड़ी होगी, और ये पूरा समुद्र इसके अंदर घुसा हुआ होगा। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे फिजोर्ड वगैरह अक्सर देखने को मिलते हैं। नदियाँ क्या कहते हैं, वो नाव जो है जा रही है एकदम पहाड़ों के बीच में, और वो समुद्र का ही हिस्सा है, ठीक है। तो वो वाला जो हिस्सा है उसको फ्योर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में रिवर बर्मेजो हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि भाई ये मकर रेखा को 2 बार काटता है। ये किस रिवर सिस्टम का हिस्सा है, बताओ 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 बताओ। चलो ये आपका होमवर्क है, आप ये कमेंट में बताएंगे कि ये किस रिवर सिस्टम का हिस्सा है, और वो रिवर सिस्टम में कौन कौन सी नदियां हैं, और वो किस जगह पे जाके समुद्र में मिलती हैं, और वो जिस जगह पे समुद्र में मिलती हैं वहाँ पे 2 राजधानियां हैं, उन 2 राजधानियों का क्या नाम है, और वो दोनों किस देश की राजधानियां हैं। ओके डन, ये आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा अमेजन का आया तो ये थोड़ा सा हिस्सा बता देता हूँ। ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं दुनिया का वर्षा वाला क्षेत्र है, खास करके यहाँ के जो जंगल हैं वो बड़े घने जंगल हैं, बहुत ही ज़्यादा घने जंगल है, और ये इक्वेटोरियल यहाँ इक्वेटर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ ताबड़तोड़ बारिश भी होती है, गर्मी होती है फिर बारिश होती है सॉरी। तो एनाकोंडा वगैरह इस जंगल में पाए जाते हैं, रबर का यहीं पाए गए थे, ठीक है। तो यही चीज़ है, और क्या, तो इनकी एक ये खासियत है। दूसरा यहाँ पे कैंपोस हो गया इनका, ब्राज़ील का ये वाला हिस्सा कहवा उत्पादन के लिए ये बड़े फेमस हैं। ये मुख्य बातें हैं, ठीक है। तो मुख्य जो बातें थी मैंने फटाफट आपको खींच दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे नॉर्थ अमेरिका पे, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, पहले तो होम्स, आपको पता है होम्स मतलब क्या होता है, और समझो उसको क्यों मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। जिन्होंने प्रियांशु सर से क्लास पढ़ी होगी उनको पता होगा SHMEO क्या है। SHMEO जो ग्रेट लेक्स जो हैं उनका शॉर्ट में होम्स बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन होम्स वो आगे पीछे हैं, एक ऑर्डर में नहीं है जो 5 लेक है। समझो उनका शॉर्ट फॉर्म हो गया जो एक ऑर्डर में है, ठीक है। S फॉर सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरोन, फिर इरी, फिर ओंटारियो। तो ये जो है आपको पश्चिम से पूरब की तरह है। तो आप कभी भी क्वेश्चन दे देगा कि आप इनको पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम अरेंज करें, तो समझो का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखेंगे अगले पेज में। फुट डेल्टा, ये फुट डेल्टा क्या भाई,
क्यों फुट डेल्टा क्या है? पहले डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है नदियाँ जहाँ पे अपना पूरा ला के गाद जमा करती हैं, जहाँ डिपॉजिट करती हैं समुद्र में, जहाँ वो समुद्र में मिलती हैं, तो वो अपने साथ में जो इरोजिट किए हुए, अप्रदन की हुई जो मिट्टियाँ लाती हैं और भी जो चीज़ें लाती हैं, जिसको वहाँ वो डिपॉजिट करती हैं, जमा करती हैं, तो वह उसकी वजह से जो मिट्टी, वो जो ज़मीन बनती है नई तरह की, उसको डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कई तरह के डेल्टा होते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं फुट डेल्टा। फुट डेल्टा क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे कौन सी नदी है, मिसिसिपी, मिसौरी, ठीक है, जिसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हमने देखा था, रेड, कनाडा और भी क्या क्या, ओहियो। तो ये आपको सबको चेक करना है कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये जब जाके गिर रही है समुद्र में, तो ये अपने साथ में फुट डेल्टा बोलती है, जिसको बर्ड फुट डेल्टा भी बोलते हैं। बर्ड फुट क्यों बोलते हैं? बर्ड मतलब पक्षी का पैर। तो पक्षी के पैर जैसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे टाइप के, है ना, पंजे नहीं होते बने हुए, तो उस पंजे के शेप का ये है, इसलिए इसको बर्ड फुट डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, कौन सा ये नदी है? मिसिसिपी एंड मिसौरी का जो डेल्टा है, वो किस प्रकार के डेल्टा का एग्जाम्पल है? बर्ड फुट डेल्टा का। फिर हम अभी चिनूक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चिनूक क्या है? चिनूक तो अरे भाई हेलीकॉप्टर है। अरे नहीं, हेलीकॉप्टर तो बाद में बना वो। पहले ये जो रॉकीज माउंटेन है, ये जो वेस्टर्न कोर्डिलेराज हैं, जो पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो ये जो ठंडी हवाएं इधर से आती हैं, ठीक है, जो हवाएं इधर से आती हैं ठंड के मौसम में, स्पेशली जब पूरी बर्फ जमी हुई हो, तो ये जो हवाएं आ रही हैं पश्चिम की तरफ से, वो जब पहाड़ पे चढ़ती हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उनका तापमान कम होता है। जैसे ही हवाएं ऊपर ऊंचाई की तरफ जाती हैं, तापमान कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि हर किलोमीटर में तापमान जो है 6 डिग्री ऑलमोस्ट कम हो जाता है। ऑलमोस्ट, ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि 6 डिग्री ऊपर चढ़ गए और बोले कि अरे सर मैंने तो थर्मामीटर लगा के देखा, अंतर नहीं आया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट होता है। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे भौगोलिक कारक और होते हैं। तो ये जैसे जैसे ऊपर गया, ये क्या हो गया? गर्म हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद में जैसे जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा? गर्म होगा। तो जैसे इसने गर्म हुआ ना चालू हुआ, तो ये गर्म होते गए, गर्म होते गए, नीचे आए काफ़ी गर्म हुए। तो ये जो हवाएं अपने साथ में अब गर्म हो गए, अब ये जहाँ जाएंगे वहाँ गर्मी लाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो टेम्परेचर माइनस में चल रहा होगा वहाँ पे, वो एकाएक 10-15 डिग्री का टेम्परेचर वहाँ बढ़ने की संभावना बन जाएगी। वहाँ पे जो क्या कहते हैं बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, लोगों को काफ़ी राहत महसूस होगा। इसलिए ये चिनूक विंड जो है काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो 49 डिग्री पैरेलल, ये मैथ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे? तो 49 डिग्री पैरेलल जो है, एक्चुअली में आप देख रहे हैं, ये एक लाइन है, 49 डिग्री देशांतर, अक्षांश। ठीक है, 49 डिग्री लैटिट्यूड। तो 49 डिग्री जो लैटिट्यूड है, ये कनाडा और अमेरिका के बीच में बाउंड्री बनाता है। तो इसीलिए ऐसे ही एक 38 डिग्री लैटिट्यूड भी है। ठीक है, वो क्या करता है? वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में बाउंड्री बनाता है। ठीक है, तो 38 डिग्री उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 49 डिग्री कनाडा और यूएस के बीच में। कनाडा और यूएस के बीच में और भी बहुत सारी नेचुरल बाउंड्रीज हैं। ये तो आर्टिफिशियल बाउंड्री होगी। नेचुरल बाउंड्री क्या क्या है? ये जो ग्रेट लेक्स अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये बनती है। इसके बाद में एक नदी निकलती है सेंट लॉरेंस, वो कुछ दूर तक बाउंड्री बनाती है, लेकिन वो उसके बाद में ये जैसे ये बाउंड्री जा रही है तो ऑलमोस्ट पैरेलली जाती हुई लॉरेंस कर्व में गल्फ में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, इसके फॉर्मूला कई बार आपको प्रियांशु सर ने भी बता दिए, मैं फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। माई ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड एलिसा हैज़ नॉट कम टू पार्टी। ठीक है, ये क्या हो गया? माई फॉर मैक्सिको, ब्यूटीफुल बेलीजी, गर्लफ्रेंड ग्वाटेमाला, ठीक है, एलिसा एल सल्वाडोर, हैज़ होंडुरास, ठीक है, नोट निकारागुआ, कम टू कोस्टा रिका, पार्टी पनामा। तो ये आपको कंट्रीज जो हैं ऑर्डर में मिले हुए हैं। जो पुराने वीडियोज जिन्होंने देखे हैं या प्रियांशु सर की जिन्होंने क्लासेस की हैं, उनको ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी, उनका एक रिवीजन हो जाएगा। ऐसे भी ये रिवीजन क्लास ही है। ठीक है, हाँ, अब इसमें जो आपको चीज़ें देखने लायक है, क्या समहियो, आपको ट्रिक क्या बताया गया? समहियो, 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 SMHIO। ठीक है, तो S फॉर सुपीरियर, M फॉर मिशिगन,
H फॉर ह्यूरोन, E फॉर ईरी, O फॉर ओंटारियो। ठीक है, तो इन पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। जो पूरा इलाका ही है ना, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा वन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज इलाका है। बड़े बड़े शहर यहाँ पे हैं, बड़े बड़े शहर। ठीक है, तो उसमें देख लो आप डुलूथ, ठीक है, और भी हैं शहर, आयरनवुड है, मार्क्वेटे है, मैरिनेटे है, ग्रीन बे है, ठीक है, मिलवाउको है, शिकागो, डुलूथ, शिकागो। ठीक है, उसके बाद में आप डेट्रॉयट देख रहे हैं, डेट्रॉयट बहुत बड़ा शहर है। उसके बाद में आप क्लीवलैंड देख रहे हैं, यहाँ पे बफेलो देख रहे हैं, यहाँ पे रोचेस्टर देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ किंगस्टन देख रहे हैं आप, और यहाँ पे टोरंटो देख रहे हैं। ठीक है, तो टोरंटो किस देश का है? कनाडा का। किंगस्टन किस देश का है? कनाडा का। बाकी जितने नाम लिए थे मैंने वो सारे के सारे यूएस के थे। ठीक है, तो ये मैप जो है ये आपको बाउंड्री भी बना रहा है। आप देख रहे हैं एक वाइट सी रेखा खींची हुई है ना। तो ये जो रेखाएं हैं खींची हुई, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। किसके किसके बीच में? ये बाउंड्री है आपकी यूएसए में और कनाडा के बीच में। ठीक है, उसके अलावा इसमें एक बात जो आप ध्यान रखना, मिशिगन जो है कंप्लीटली यूएसए का है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या कि मिशिगन मतलब इन किन किन लेक में बाउंड्री बनती है? तो मिशिगन में नहीं बनती है, मिशिगन पूरा का पूरा यूएसए में आ जाता है। ओके, तो हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ओके, अब हम आएंगे कहाँ पे? अफ्रीका पे। ठीक है, अफ्रीका में हमने वहाँ पे अभी क्या पढ़ा था? बर्ड फुट डेल्टा, पक्षी के पैर के आकार का डेल्टा। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? आर्क्वेट डेल्टा। आर्क्वेट का मतलब क्या होता है? धनुष ऐसे होता है ना, धनुष ऐसे होता है, फिर वो बीच में ऐसे बंधा होता है। ठीक है, ये धनुष हो गया, और ये उसकी तीर आती है ना, ऐसे बंधा हुआ था, जहाँ से पकड़ के खींच के फेंकते हैं ना ऐसे करके। तो ये धनुष आकार का डेल्टा, मतलब एक अर्धचंद्राकार बना हुआ होगा और उसके अंदर से ऐसे निकला हुआ होगा। ठीक है, तो इस शेप का जो डेल्टा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चापाकार डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है, जो सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? नील, 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 नील। नील नदी दो नदियों का संगम है। कौन कौन सी नदी? एक ब्लू, एक वाइट। वाइट कहाँ से निकलती है? लंबी वाली वाइट है, और जो छोटी वाली है बाद में आके मिलती है वो कौन सी है? वो नील है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये ऐसे 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 इससे चला गया आपका नील, और यहाँ से आ गया आपको वाइट, वाइट, ब्लू, 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 ब्लू। ठीक है, नील नदी का नीला हिस्सा यहाँ मिल गया। कौन सा शहर है? खार्तूम। तो वो आके मिल के यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में जाके मिल गया। ठीक है, तो जब हम नील नदी को देखा तो हम दो नदियों को और छोटे से, लिम्पोपो आपसे अक्सर पूछता है, लिम्पोपो कौन सी नदी है? लिम्पोपो क्यों फेमस है भाई? लिम्पोपो एक ही काम करती है बस, ऐसा इसने कोई बड़ा काम नहीं किया कि आप इसका नाम जानो, बस ये एक ही काम करती है, ये मकर रेखा को 2 बार काट देती है, तो आप इसका नाम जान जाते हो। ठीक है, ऑरेंज क्या है? तो जब नील हम लोग लिम्पोपो पढ़ते हैं तो ऑरेंज को भी पढ़ लेते हैं। लिम्पोपो ऐसे है और यहाँ से ऑरेंज है। ठीक है, लिम्पोपो हो गया, ऑरेंज हो गया। अब डायमंड्स, मेरे अफ्रीका का नाम आता है एक साथ में डायमंड का नाम आता है। ठीक, तो यहाँ डायमंड जो है सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा किसी एक देश में पाए जाते हैं, वो है रसिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक देश में रसिया, सबसे ज़्यादा एक देश में रसिया। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी के और सबसे महंगे अगर बोलोगे हर क्वालिटी के कलरफुल, तो वो मिलते हैं बोत्सवाना में। ठीक है, ये पूरे इलाके में डायमंड मिलती हैं इन जनरल, जितनी कंट्रीज यहाँ पे। जोहान्सबर्ग का भी नाम आपने सुना होगा डायमंड के लिए। बोत्सवाना तो खैर है ही, उसके बाद में थोड़ा सा क्या कहते हैं, कॉन्गो में भी निकलता है, थोड़ा सा जायरे में भी निकलता है। तो इधर के जो ये कंट्रीज़ हैं यहाँ पे निकलता है, लेकिन बोत्सवाना में जो है सबसे अच्छी क्वालिटी के सबसे बड़े बड़े डायमंड निकलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन वाइज नंबर 2 है, लेकिन क्वालिटी वाइज और कीमत वाइज नंबर 1 है। ठीक है,
विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। विक्टोरिया, विक्टोरिया के लिए सर ने बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताया है। क्या है? टुक 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 टुक। देखे देखे आंखें फाड़ के। तंजानिया, केनिया, युगांडा। तो विक्टोरिया नदी, विक्टोरिया जो लेक है, इसको क्या कहते हैं, यहीं से बोलते हैं कि सभ्यताओं का उद्गम हुआ। इसी के आसपास से सारी सभ्यताएं जो है, सभ्यताएं नहीं, लोग लोग इसी के आसपास से पूरी दुनिया में फैले हैं। अभी तक की जो साइंस की प्रूवन थ्योरी है, कल को ये थ्योरी गलत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टडीज आ रहे हैं, रिसर्च आ रहे हैं जो इस बात से, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जो इन बातों से नहीं मतलब मानते हैं कि ये सत्य है, ठीक है। लेकिन अभी जो इन जनरल जो सपोज्ड थ्योरी उसके हिसाब से, तो ये विक्टोरिया के आसपास से लोग आए यहाँ पे, फिर वो फैलते गए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। यहाँ से ऐसे ही इन्होंने रेड सी को क्रॉस किया होगा, फिर ये दुनिया में इधर 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 सब जगह घूमते चले गए, ठीक है। तो विक्टोरिया किनारे कौन कौन सी कंट्रीज हैं? टुक टुक, आंखें फाड़ के। टुक फॉर, टी फॉर तंजानिया, के फॉर केनिया, यू फॉर युगांडा। इन तीनों देशों के बीच में टुक टुक है। ओके, विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद में एटलस। एटलस आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये एटलस माउंटेन है, ठीक है। ये इसमें एंटी एटलस भी है, हाई एटलस भी है, लो एटलस भी है। और ये कौन से, ये जो यूरोपियन जो माउंटेन सीरीज है, ये उसी का एक्सटेंशन है एटलस, ठीक है। ये जिब्राल्टर से, यूरोप से आप जान रहे हैं, यहाँ पे अलग हो रहा है। यहाँ स्पेन है, और यहाँ पे आपका ये स्पेन का दिख लिया ना, इबेरियन पेनिनसुला, और यहाँ आपका मोरक्को है। तो ये दोनों के बीच में जिब्राल्टर है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी जो है अटलांटिक ओशन में आराम से चला जाता है और व्यापार का बहुत बड़ा साधन हो जाता है। और इसी की वजह से कल को जब यहाँ से ये जल संधि थी, तो यहाँ पे एक जल संधि बनाई गई, सुएज कैनाल, कि ये सुएज कैनाल जब बन जाएगा तो लोग इधर से आएंगे, इधर से फ्रांस वाले, इंग्लैंड वाले, ये लोग, या फिर जर्मनी भी जब समुद्र इधर से नहीं आएगी तो इधर से निकलेगी, और ये लोग यहाँ से ही जब जिब्राल्टर में घुस जाएंगे, मेडिटेरेनियन सी ऐसे 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 करते हुए सुएज कैनाल एक बार क्रॉस कर दिया कि फटाक से रेड सी होते होते ये गल्फ ऑफ एडन होते होते इंडिया या चाइना, जहाँ भी जाना चाहेंगे ये जा सकते हैं पूरे एशिया में, ठीक है। तो अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न क्या होता है? सिंग। सिंग क्या है भाई? ये बेसिकली ये वाला सिंग है, ठीक है। तो सिंग जो है बेसिकली सोमालिया है। लेकिन यहाँ पे और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, पहले हम देखेंगे कि रेड सी के साथ कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री बना रही है। इजिप्ट है, ठीक है, सूडान है, इरिट्रिया है, जिबूती है, ठीक है। जिबूती, जिबूती के पास में ये बहुत ही पतला है, ठीक है। उसके बाद में गल्फ ऑफ एडन स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे, यहाँ कौन सा स्ट्रेट है? हॉर्मुज, हॉर्मुज, ठीक है। तो ये इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया, ये जो सिंह बन रहे हैं, ये सिंह कंट्री हो गई। सीड, सीड से आप इसको याद रख सकते हैं, SEED। सोमालिया S, इथोपिया E, इरिट्रिया E, और D जिबूती। जिबूती को D लगा के डिजिबूती आप पढ़ सकते हैं सुविधा के लिए, ठीक है। तो ये आपने इधर की कंट्रीज आपने देख ली सारी। अब यहाँ तक आप आ गए, अब हम यहाँ से लेके आपको यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सोमालिया हो गया। अब इंडियन ओशन में कौन कौन से हैं इनके? केनिया हो गया, केनिया के बाद में तंजानिया हो गया, तंजानिया के बाद मोजाम्बिक हो गया, और उसके बाद में साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। और आपको मेडागास्कर तो है ही, ठीक है। उसके अलावा स्वाजीलैंड भी थोड़ा सा, स्वाजीलैंड को मैप को आप देखेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको, सब कुछ हमें मैं ही बताऊं, सारे काम मैं ही करूं। ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। मेडिटेरेनियन में इनका कौन कौन सा कंट्री है? मोरक्को। मोरक्को किस लिए भैया? क्योंकि जिब्राल्टर के पास है। अल्जीरिया किस लिए? अल्जीरिया है इसलिए है। ट्यूनीसिया किस लिए? ट्यूनीसिया याद रखना, ये इनका सबसे उत्तरी हिस्सा है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी हिस्सा कौन सा है? ट्यूनीशिया, ठीक है। उसके बाद में लीबिया, ठीक है, गिबली जहाँ से गर्म हवा बहती है, लीबिया।
उसके बाद में इजिप्ट। एक चीज़ और देखना है, इनकी जो लाइनें हैं बड़ी लगता है किसी ने मतलब ड्राइंग की, एक स्केल रखा, एक मैप बनाया, इनका अफ्रीका को लाइनें खींच दी, ये रही आपकी बाउंड्री। ठीक है, तो इनका बंटवारा जो है बहुत गलत तरीके से हुआ था। अब जब अंग्रेज और जो फ्रेंच और जो भी अलग अलग शक्तियाँ थी वो जब भागने लग गई यहाँ से, इनको लगा कि क्या करना है, यहाँ तो ये सारे के सारे रेगिस्तान हैं बड़े बड़े, सहारा डेजर्ट का हिस्सा है, तो इसमें क्या सोचने की बात है। उन्होंने अपने मन से उस पॉइंट से उस पॉइंट को मिला दिया और वो लाइन बना दी, जो कि बहुत गलत किया उन्होंने, क्योंकि कुछ ट्राइब यहाँ रहती थी, कुछ ट्राइब यहाँ रहती थी, इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन था, अपनी बॉन्डिंग थी, अपना मतलब बेटी रोटी का रिश्ता था। उनको पता भी नहीं है, उनको अल्जीरिया से कम मतलब है, उस ट्राइब से ज़्यादा मतलब है। लेकिन जिस दिन ये रेखा खिंच गई ऐसे, उस दिन ये अलग हो गए, ये अलग हो गए। ऐसे ही हर जगह हुआ है इनके साथ। इन जनरल एक स्ट्रेट लाइन में इनकी बाउंड्री बहुत ही कैजुअली बिना सीरियस हुए ऐसे ही ऐसे खींच दिया, ऐसे ही ऐसे खींच दिया। ठीक है, अब सोच लो कितना क्रूर मजाक है ये, है ना। सॉरी। वेल्स सवाना, ठीक है, सवाना जो इनका सबसे मतलब घास का मैदान जो है बेसिकली और बहुत बड़ा हिस्सा है। नेशनल ज्योग्राफी वगैरह जो देखते होंगे वो दिन भर देखते रहते होंगे कि ये भी यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, शेर जो है भागते रहते हैं हिरणों के पीछे में। ठीक है, उनको खाने के चक्कर में 4 दिन नहीं खाते हैं तो मरने की स्थिति हो जाती है, 1 दिन खा लेते हैं तो शेर बन जाते हैं। तो ये जो कहानियाँ जो दिखाई जाती हैं आपको बेसिकली ये सवाना के जंगल में ही, और यहाँ के जो अदर ग्रास लैंड्स हैं, वेल्स के ग्रास लैंड है। वेल्ड का ग्रास लैंड जो शीतोष्ण टाइप का हो गया, पंपास टाइप का। तो वेल्स के जो ग्रास लैंड है, शीतोष्ण ग्रास लैंड की क्या खासियत होती है, वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं बाकी दूसरे की तुलना में। ठीक है, तो वेल्स वाला जो साउथ अफ्रीका का ग्रास लैंड है वो काफ़ी उपजाऊ है उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन फिर भी घास का मैदान है। घास का मैदान की क्या खासियत होती है, वहाँ जंगल नहीं होते, वहाँ पे पेड़ होंगे इक्का दुक्का, हर 50 मीटर 100 मीटर 20 मीटर ऐसे ऐसे करके पेड़ होगा, ये नहीं कि एक साथ में झुरमुट बना के पेड़ खड़े होंगे। ठीक है, घास का मैदान प्लेन होता है। घास के मैदान में बिग कैट के लिए या जो भी बड़े जानवर हैं उनके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि वहाँ शिकार कर सकते हैं। अब चीता को सोच लो आप घने जंगल में डाल दिए, सदाबहार वन में, क्या करेगा, कहाँ अटैक करेगा, वो कूदेगा कैसे, दौड़ेगा कैसे। ठीक है, तो उसको चाहिए कि थोड़ी ऊँट भी हो, थोड़ा छिपा भी हो, धीरे धीरे जाए और फिर अटैक मार के डुम। ठीक है, अपनी प्यास बुझाए। ठीक है, सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट इनका बहुत बड़ा है। इसकी क्या क्या खासियत है, इसकी यही खासियत है कि ये जो है बीच बीच में इनके क्या बोलते हैं वो, अरे वही मरुद्यान, मरुद्यान जो है इनके यहाँ पाए जाते हैं। आपको पूरा जा रहे होगे जाके पूरा रेगिस्तान होगा और बीच में एक ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ आप बैठ के पूरी हरियाली देखोगे। भाई कहाँ गए, स्वर्ग तो नहीं आ गया गलती से बीच में, रेगिस्तान के बीच में। तो ये इनकी खासियत होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा यूरोप देखते हैं और यूरोप देख के ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास जो है रिवीजन की, और रिवीजन के क्लास में पढ़ाया नहीं जाता है, रूल नंबर 1। ठीक है, तो ये देख लो, ये फिंगर कंट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, इनको स्कैंडिनेवियन भी कंट्री फिंगर की तरह दिख रहे हैं ना, ये फिंगर कंट्री। ठीक है, दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बोल लो इनको, कि पैसा भी इनके पास में बहुत है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, क्राइम बहुत कम है, डेवलपमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लोगों के बारे में सोचा जाता है। लोग अगर काम कर रहे होंगे तो सोचेंगे ये तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा, इसको एक काम करो, ये 6 दिन काम कर रहा, नहीं 5 दिन करो, अरे 5 दिन कर रहा, नहीं 4 दिन करो, 3 दिन तो इसको आराम करना चाहिए। जो आदमी काम नहीं कर पा रहा उसको बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। खुद का मतलब टेक्नोलॉजी भी बना ली है। सबसे पहले तेल निकल गया इन कंट्रीज़ में शुरू में ही, जब तेल की ज़्यादा डिमांड थी, उसके बाद इन्होंने अपने आप को और ग्रो करवा लिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, उसके बाद में किसकी बात की मैंने, ऐसा मत पूरे यूरोप की बात मत, मैं जो बेसिकली फिंगर कंट्रीज की बात करी, जो फिंगर निकले हुए ना ऐसे ऐसे ऐसे, वो वाली कंट्री। ठीक है, बाकी ये यूरोप का मैप आप देख रहे हो, तो मेडिटेरेनियन सी में कौन कौन कंट्री लगते हैं एक बार फिर से मैं शॉर्टकट में बताता हूँ जल्दी जल्दी। स्पेन, फ्रांस, इटली, और ये पूरे के पूरे बाल्कन कंट्री, जिसमें ग्रीस ये इंपॉर्टेंट कंट्री है। मैकेडोनिया लैंड लॉक्ड है, याद रखना, फंसा लेगा कभी भी। ठीक है, मैसेडोनिया।
और यहाँ पे जो बाल्कन का है आपको फिर से होमवर्क दिया जा रहा है, बाल्कन कंट्रीज के मैप देख लो भैया, ठीक है, मैप देख के रखोगे आपको बहुत सुविधा होगी। नहीं पूछ रहे हैं क्वेश्चन लेकिन पूछ देंगे। इसके बाद इस बार के लिए इम्पोर्टेंट जो है ये है ब्लैक सी। ये कौन सा सी है? अजोब सी। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये दोनों जो बाउंड्री, अजोब सी जो है यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच में बाउंड्री बनाती है। वैसे ही ब्लैक सी यूक्रेन को भी टच करती है, रसिया को भी। इनके बीच में जो स्ट्रेट है वो कर्च स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कर्च स्ट्रेट घूम फिर के किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन में आएगा इस बार, या तो वो ऑप्शन बन के आए या तो आंसर बन के आए या जैसे बन के आए, ठीक है। वहाँ सोचते रहना कि खर्च कहाँ पे था, खर्च कर देगा खर्च, ठीक है। तो यही बेसिकली आपको यूरोप की बातें हैं। बाकी यूरोप के में छोटे छोटे कल जो मैंने मैप्स दिखाए थे उन्हीं मैप से आपको एक बार और अच्छे से बेहतर तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। ये देख लो, ये फेरो आइलैंड है ना, तो ये बीच में रास्ते में इनके आता था, आइसलैंड और इनके बीच में, और ये जर्नी का रास्ता हो जाता था इनका। फिर कल मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे कैटेगट था। वाइकिंग सीरीज देखोगे तो आपको मजा आएगा कैटेगट देख के, ठीक है। पहाड़ पर्वत कल मैंने सब कुछ बताया ही है। ये जो इनके ये वाला जो मैप है इसको आपको बार बार देखने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर सारे नाम ले लूँगा लेकिन आप इसको बार बार देखो क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सी ऑफ अजोब अभी बताया मैंने, स्ट्रेट ऑफ कर्च उसी के नीचे ब्लैक सी के बीच में जो स्ट्रेट बन रहा है, बास्फोरस स्ट्रेट जो है, सी ऑफ मरमरा छोटा सा यहाँ पे है, मरमुरा गया इसलिए छोटा सा है, और ब्लैक सी के बीच में जो है बास्फोरस स्ट्रेट हो गया। उसके नीचे सी ऑफ क्रेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एजियन सी भी हो गया, ठीक है। फिर आयोनियन सी यहाँ पे हो गया इटली के ठीक नीचे, ये ग्रीस के बगल में है एजियन सी और ये सी ऑफ क्रेट, ठीक है। एड्रियाटिक सी ग्रीस और इटली के बीच वाले, बाल्कन और इटली के बीच में, गल्फ ऑफ वेनिस के किनारे होगा इटली के ऊपर में, ठीक है। इटली के मतलब ऊपर तो क्या बोलेंगे कि समझ लो ये होता है ना, इसके नीचे दबा के रखा हुआ है उसने, किसको? गल्फ ऑफ वेनिस को, ठीक है। लाइगूरियन सी आपको इटली के पश्चिम साइड में हो गया। टायरेनियन सी ये इटली के ऑलमोस्ट साउथ वेस्ट में हो गया। बेलेरिक सी ये अब आपको स्पेन वाले इलाके की तरफ घुसना चालू हो गया, स्पेन और फ्रांस वाले इलाके की तरफ, ठीक है। अल्बोरन सी एकदम जिब्राल्टर के पास में है, यहीं से जिब्राल्टर शुरू हो जाता है। बे ऑफ बिस्के ये हो गया पोर्टुगाल के और फ्रांस के बीच में, ठीक। पोर्टुगाल, अरे स्पेन और फ्रांस समझा करो ना, फिर बोलता हूँ मैं कई बार, भावनाओं पे जाओ शब्दों पे नहीं, ठीक है। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश और इंग्लिश के बीच में ही होगा, है ना, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, ब्रिटेन वाला जो हिस्सा है ना इनका, फ्रांस का और ब्रिटेन के बीच में समझ लो। ब्रिस्टल चैनल, सेलाटिक चैनल, ये सारे अब यूके के आसपास वाले, सारे यूके के चारों तरफ वाले हम देखेंगे। आयरिश सी आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटेन क्यों? क्योंकि ये तीनों ब्रिटेन है और इसमें ये आयरलैंड आइलैंड है, ठीक है। सी ऑफ हेब्राइड्स, ठीक है, ये उत्तरी हिस्से में हो गया, आयरलैंड से भी उत्तर और आपका स्कॉटलैंड के पास वाला, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ सी ये पूरा का पूरा हो गया, नॉर्थ अटलांटिक सी तो ये पूरा हो ही गया। उसके बाद में नॉर्वे है यहाँ पे, ये है ना नॉर्वे, ये वाला, तो नॉर्वेन सी यहाँ पे हो गया। अब हम आएंगे फिर से स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में हो गया, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, यहीं पे थोड़ा सा नीदरलैंड भी है एकदम बगल में, ठीक है। उसके बाद में कैटेवेट दिखा दिया आपको, अस्केगेराग दिखा दिया, बाल्टिक सी ये आपको रह गया, बाल्टिक सी के पास में है गल्फ ऑफ रिगा, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। वाइट सी कहाँ पे है, किस कंट्री के साथ में, ये मैप मैंने कल आपको बढ़िया से बताया हुआ है, आज फिर बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको यूरोप का मैप अपने दिमाग में होना चाहिए, कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं, खास करके बड़ी कंट्रीज़ तो ज़रूर आपको पता होनी चाहिए। उन बड़ी कंट्रीज़ के दाएँ बाएँ जैसे आप इन सी को याद रखोगे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस बार क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं पूछ देगा कि बाल्टिक सी जो है वो ऑप्शन आपको वहीं वाले देगा, स्वीडन देगा, डेनमार्क देगा, फिनलैंड देगा, नॉर्वे देगा, तो आपको एग्जैक्ट नहीं याद होगा तो आप फंसोगे, ठीक है। स्कैंडिनेवियन, नॉर्डिक
और बाल्टिक। ठीक है, तो ये कल भी बताया, मैं आज भी बता रहा हूँ फिर से। स्कैंडिनेवियन कंट्री किसको बोलते हैं? स्कैंडिनेविया, देखो ये जो लाइन लाइन खींच दिया है ना, ये स्कैंडिनेवियन है। ये लाइन खींच गई, ये लाइन खींच गई, ये लाइन खींच गई, ये लाइन खींच गई, तो ये डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया। ये तीनों कंट्रीज जो है कौन सी कंट्री है? ये स्कैंडिनेवियन कंट्री हो गई। ठीक है, उसके बाद नॉर्डिक कंट्री, तो नॉर्डिक कंट्री का बोल रहा है कि ये वाला है। ठीक है, जो ब्लू कलर के हैं, तो ब्लू कलर का तो आइसलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया। लेकिन एक मिनट, क्या यही दोनों सिर्फ है नॉर्डिक? नहीं, इसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ भी नॉर्डिक लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो तीनों कंट्रीज थी ये तो स्कैंडिनेवियन थी ही, ये नॉर्डिक भी थी। तो अब जो है स्कैंडिनेवियन 3 कंट्री हो गई, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। लेकिन नॉर्डिक क्या हो गई? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, 5। ठीक है, 3 कॉमन हो गया और 2 एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो वो हो गया नॉर्डिक। ठीक है ना। अब बाल्टिक, बाल्टिक वाला ये जो इलाका देख रहे हो आप, बाल्टिक सी के पास में ये जो बाल्टिक इलाका है ना, तो इसमें इस्टोनिया हो गया, लैटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये 3 हो गया बाल्टिक, बाल्टिक। ठीक है, अब जो है आज आपकी आखिरी स्लाइड, ब्रिटिश आइलैंड वाला आप सीख लो अच्छे से। ठीक है, ये मैप में दोबारा दिखा रहा हूँ, इस बार मैं आखिरी बार दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको स्कॉटलैंड दिख गया, ये आपको इंग्लैंड दिख गया, ये आपको वेल्स दिख गया। ये तीनों क्या हैं? ये तीनों राज्य हैं, अलग अलग। कहाँ के राज्य हैं? यूनाइटेड किंगडम के। चौथा राज्य कौन सा है? नॉर्दर्न आइलैंड। तो ठीक है, जो पहले 3 राज्य थे वो एक ही द्वीप पे हैं, ये दिख रहे हैं आपको द्वीप, ये एक ही द्वीप पे पहला राज्य है जो, तो उसकी वजह से इसका नाम जो है, इस द्वीप का नाम जो है, ये जो कंप्लीट द्वीप है जिसपे 3 राज्य हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, उसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन, इस द्वीप का नाम। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे ही हमने इसके चौथे राज्य को, यूके के चौथे राज्य को, नॉर्थर्न आयरलैंड को जोड़ दिया, तो वैसे ही इसका नाम जो है यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये 4 राज्य जुड़ते के साथ में, और इसी के साथ में ये जो चौथा राज्य था इसका, नॉर्दर्न आइलैंड, ये किस आइलैंड का हिस्सा था, किस द्वीप का हिस्सा था? ये आयरलैंड द्वीप का हिस्सा था। ठीक है, आयरलैंड द्वीप में एक अलग देश है आयरलैंड, जिसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बोलते हैं। इतने से हिस्से में उसका दक्षिणी हिस्सा, मतलब पूरा हिस्सा जो है आयरलैंड का है, थोड़ा सा हिस्सा जो है नॉर्दर्न आयरलैंड का है, जो कि डिमांड करता है कि हम अलग देश हो जाएंगे, वोटिंग करता है, हार जाता है, जो भी हो, सारे इनके यही हाल है। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये दोनों जो है आपस में एक द्वीप बनते हैं, लेकिन देश दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम ये गोला जो है ना, ये गोला, ये किस गोला का है भी, तो इस गोले के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, तो ये देख लो आप, इंग्लैंड है, ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड है, ये तीनों राज्य थे, ये तीनों मिल गए तो क्या हो गया? ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन इसी में जब नॉर्दर्न आइलैंड मिला दिया तो क्या बन गया? ये यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और इसी में जो छोटे छोटे 2-3 द्वीप थे, आइले ऑफ मैन, जो यहाँ आपको दिख रहा है, आइले ऑफ मैन। ठीक है, उसके बाद में गर्नसे, जो यहाँ पे आपको फ्रांस और इंग्लिश चैनल के आसपास, फ्रांस और इनके बीच में, इंग्लैंड के बीच में, और जर्सी। तो ये जब इन तीनों को जोड़ दिया तो ये बन गया ब्रिटिश आइलैंड्स। ठीक है, ब्रिटिश आइलैंड्स, अभी तक ये पूरा ब्रिटेन का ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जैसे ही आयरलैंड को आपने जोड़ दिया, आयरलैंड जो इंडिपेंडेंट कंट्री है, अलग देश है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो इसको ब्रिटिश आइलीज बोल देते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी इतनी ही, आज कथा इतनी भाई। ठीक है, आपको रिवीजन हो गया मेरे ख्याल से ठीक से, और आपको कल एशिया का क्लास मिलेगा, उसके बाद मैप की क्लास में आपका ऑस्ट्रेलिया बच जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के वो ख़त्म हो जाएंगे। कल आप अच्छे से टेस्ट दीजिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। उसके बाद में आपकी हिस्ट्री भी जल्दी ही शुरू होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर में। ठीक है, आपकी टाइमली सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। हो सकता है आपको एक दिन में 3-3 क्लासेस करनी पड़े। ठीक है, इसकी भी पूरी संभावना बनेगी, तो आप उसके लिए मेंटली तैयार रहें। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है ज्योग्राफी की एक क्लास मिल जाए, एक क्लास हिस्ट्री की मिल जाए, एक करेंट की मिल जाए, ज्योग्राफी ख़त्म होती है तो उसके साथ में आपको साइंस की क्लास मिल जाए या इकोनॉमिक्स की क्लास मिल जाए। जो भी रिक्वायर्ड होगा, जैसे जैसे हमारे पास में, हमारी टीम के पास में टाइम होगा, आपको उस हिसाब से समय दिया जाएगा।
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।